हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करते हुए स्पिन डीकपलिंग या डबल रेजोनेंस या डबल इरेडिएशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुत सिंपल टॉपिक है और आप इसका इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे। तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ पहले। फॉर द डीकपलिंग एक्सपेरिमेंट, in addition to the basic NMR spectrometer, another strong tunable radio frequency source is required to irradiate a particular proton at its desired frequency. इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी सैंपल पे NMR स्पेक्ट्रम को निर्धारित करते हैं, निकालते हैं, तो आपको पता है कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी उसमें लगानी पड़ती है। और इसके अतिरिक्त एक अन्य सोर्स रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी लगाना होगा एक पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए। उससे क्या होगा, वाइल स्कैनिंग द रिमेनिंग स्पेक्ट्रम एज बिफोर, उससे क्या होगा कि जो एनर्जी उससे मिलती है एक्स्ट्रा सोर्स से, उससे जो प्रोटॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में बराबर मात्रा के हो जाते हैं, और जिससे उसका स्पेक्ट्रम उस समय नहीं मिल पाता। देखिए, इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज़ लो एनर्जी में कोई प्रोटॉन 300 उनकी संख्या थी और हायर एनर्जी लेवल में 200 थी। मान लो किसी फ्रिक्वेंसी एनएमआर पर ये संकेत मिल रहा था, तो अब क्योंकि इनमें संख्याओं का अंतर है इसलिए ये सिग्नल देगा अब। लेकिन यदि इनको इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि 50 जो प्रोटॉन है वो इधर से निकल करके इधर आ जाएं, तो दोनों में 250 प्रोटॉन हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए, इधर दिखा रखा है जो। अब क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में दोनों में ही 250 प्रोटॉन हो गए। जब दोनों में प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं तो संक्रमण पॉसिबल नहीं होता स्पिन स्टेट्स में, और उस केस में ये आपको एनएमआर संकेत नहीं मिलेगा। ओके। तो ऐसा करने पर जो इसके पड़ोस वाला जो प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो इस तरह से बिहेव करेगा कि ये प्रोटॉन का एनएमआर है ही नहीं उसके पास। उदाहरण, इसको क्लियर समझना है तो ये देखना होगा। ये जो हमने लिख रखा है उसको लिख रखा है, सो द एडजेसेंट प्रोटॉन विल सी ए टाइम एवरेज्ड व्यू ऑफ द इरेडिएटेड प्रोटॉन एंड एज ए रिजल्ट द स्प्लिटिंग ऑफ नियर बाई प्रोटॉन डिसअपियर्स। तो उससे बगल वाले जो प्रोटॉन हैं उनका भी स्प्लिटिंग ख़त्म हो जाएगा, एंड द एक्सपेक्टेड मल्टीप्लेट्स ऑल्सो डिसअपियर, और जो उनका जो मल्टीप्लेट था वो भी गायब हो जाएगा। तो उसको इस तरह से समझा जा सकता है बिना एग्जांपल के। तो ये जो भी हमने अभी बताया आपको समझ में नहीं आएगा। जो फॉर एग्जांपल, ए नॉर्मल एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ CH3 CH2 Br लुक्स लाइक बिलो। मान लो CH3 CH2 Br कोई कंपाउंड है, तो उसका यदि हम एक नॉर्मल एनएमआर लेते हैं विदाउट डबल इरेडिएशन टेक्निक, वो इस तरह से मिलेगा आपको। देखिए, CH2 का जो सिग्नल है, CH2 ग्रुप Br से लगा हुआ है, वो लो फील्ड पे मिल रहा है, उसको B से लिखा हुआ है, और जो CH3 का है वो हाई फील्ड पे मिल रहा है, उसको A से दिखाया गया है। ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना, डबल इरेडिएशन का मतलब ये है कि जिस फ्रिक्वेंसी पर सपोज CH2 के प्रोटॉन एनएमआर संकेत दिखा रहे थे, यदि एक और सोर्स एनएमआर का लगा दिया जाए उसी फ्रिक्वेंसी पर जिस पर CH2 के प्रोटॉन अपना एक्साइटेशन बता रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि CH2 के जो प्रोटॉन हैं उनका ट्रांजिशन ख़त्म हो जाएगा, और CH3 के जो 3 प्रोटॉन थे जो ट्रिपलेट दिखा रहे थे वो भी सिंगलेट के रूप में मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये दिखा रखा है। तो जो ए की जो ट्रिपलेट पीक थी वो भी सिंगलेट में यहाँ पे दिख रही है आपको।
और CS2 का सिग्नल बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? CS2 में वही सिचुएशन होगी जो हमने 250 की आपको बताई थी, तो वो ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा। और CS3 के जो 3 प्रोटॉन थे वो ऐसे व्यू कर रहा है जैसे कि CS2 के प्रोटॉन उसके पड़ोस वाले कार्बन पर हैं ही नहीं, तो इसलिए वो भी सिंगलेट के रूप में ही मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से है, नाउ इफ द सैंपल इज इरेडिएटेड एट प्रेसेशनल रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ CS2 ग्रुप देन द CS3 प्रोटॉन डू नॉट फील द एग्जिस्टेंस ऑफ CS2 ट्रांजिशन। तो CS2 ट्रांजिशन के प्रति वो न्यूट्रल से दिखते हैं। एज ए रिजल्ट नॉट ओनली CS2 क्वार्टेट डिसअपियर्स, तो जो CS2 का जो क्वार्टेट था न केवल ये डिसअपियर हो गया, बट ऑल्सो CS3 ट्रिपलेट अपीयर्स एज सिंगलेट, और CS3 का जो ट्रिपलेट था पहले वो भी सिंगल रूप में ही आपको मिल रहा है। एट द सेम डेल्टा वैल्यू, उसी डेल्टा वैल्यू पर मिलेगा जिस पर ये ट्रिपलेट मिल रहा था, उसी डेल्टा वैल्यू पर ये अब सिंगलेट मिलेगा। और CS2 का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि CS2 के जो प्रोटॉन थे वो ट्रांजिशन बता ही नहीं रहे, तो CS3 के लिए तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया CS2 ग्रुप। और CS3 में तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो तुल्य हैं, तो वो एक ही सिग्नल पे आएंगे A पर। तो इस तरह से डेल्टा वैल्यू इसकी मिल जाती है। और सिमिलरली यदि CS3 के जो प्रोटॉन थे 3, उनकी फ्रिक्वेंसी पर यदि एक अन्य रेडियो फ्रिक्वेंसी दी जाए, तो CS2 जहाँ पे दिखा रहा था, ये CS2 का जो क्वार्टेट जहाँ दिखा रहा था, वहीं पर अब ये CS2 का सिंगलेट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे लिख रखा है इरेडिएशन एट CS3 फ्रिक्वेंसी। कुल मिला के है कि CS3 के प्रोटॉन की फ्रिक्वेंसी पर इरेडिएट करते हैं तो CS2 का सिंगलेट मिल रहा है, और CS2 के प्रोटॉन की फ्रिक्वेंसी पर यदि इरेडिएशन दिया जाता है तो CS3 का एक सिंगलेट मिल रहा है। बस इन दिस वे द कम्प्लेक्सिटी ऑफ NMR स्पेक्ट्रम, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। In this way, the complexity of NMR spectra is resolved significantly, and a second order spectra in which the various peaks overlap reduces to a first order spectra. तो इस तरह से complexity काफ़ी ख़त्म हो गई, और जो second order spectra था वो first order spectra में convert हो गया। अब that was all about your spin decoupling और डबल रेजोनेंस और डबल इरेडिएशन। तो यदि इस पर कोई टिप्पणी है तो आपको इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है HNMR मीन्स प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन एंड फास्फोरस। अब फास्फोरस और फ्लोरीन युक्त यौगिकों में NMR स्पेक्ट्रम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं फ्लोरीन 19 का पहले लेते हैं। फ्लोरीन 19 का भी स्पिन क्वांटम नंबर न्यूक्लियस का 1/2 होता है। F19 हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 1/2 एंड -1/2। हाँ, 1/2 तो स्पिन नंबर है ही, जो कि किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विद रेस्पेक्ट टू 2 भागों में स्प्लिट हो गया, +½ और -½ जिस तरह से हाइड्रोजन हुआ था, यही लिख रखा है। F19 has spin quantum numbers of +½ and -½ like hydrogen. When the measurements are done at same frequency as hydrogen, then signals from F19 are not observed as their absorption occurs at considerably different magnetic field. हाँ, इसमें यह है कि भले ही ये ½ और -½ में ये भी स्प्लिट हुआ, लेकिन हाइड्रोजन अर्थात PMR के मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लोरीन के न्यूक्लियाई ट्रांजिशन नहीं बताएंगे, क्योंकि फ्लोरीन के लिए जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो हाइड्रोजन के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होता है। वी कैन सी स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स कॉज्ड बाई स्पिन कपलिंग्स बिटवीन H and F न्यूक्लियाई। लेकिन इसमें क्या है कि यदि हम प्रोटॉन के संगत मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फ्लोरीन की वजह से जो
इसमें स्प्लिटिंग होगा सिग्नल का, वो हम पता कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। देयरफॉर ए सिग्नल फ्रॉम टू प्रोटॉन्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरोइथेन इज स्प्लिट इनटू ए ट्रिपलेट बाय फ्लोरीन एटम्स। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जांपल लिया है यहाँ पर इस ये मालिक्यूल का, इसका नाम हो जाता है 1,2 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरोइथेन। इसमें यदि हम देखें तो द कपलिंग बिटवीन 1H एंड 19F इज स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई, ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो कपलिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जो हाइड्रोजन के जो इस कंपाउंड के जो प्रोटॉन हैं उनको हमने ए से लेबल कर रखा है। अब ये जो प्रोटॉन हैं इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, जबकि फ्लोरीन इधर से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये कहा गया है कि कपलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो कपलिंग कांस्टेंट ज़्यादा मिलेगा। देयरफॉर जेमिनल HF कपलिंग जो होगी, अर्थात यदि कार्बन उसी कार्बन से हाइड्रोजन और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो जेमिनल कपलिंग रेंजेस फ्रॉम 42 टू 80 हर्ट्ज। तो जेमिनल कपलिंग होती है HRF की, वो 42 से 80 हर्ट्ज तक होती है। जबकि वेरेज विसिनल कपलिंग, विसिनल ये इस तरह से है, देखिए यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है। विसिनल कपलिंग वेरीज फ्रॉम 1.2 टू 30 हर्ट्ज। विसिनल कपलिंग की वैल्यू कम होती है। कपलिंग H और F के बीच में, ये ध्यान रखिए। यदि विसिनल कार्बन से H और F हैं तो उनका रेंज है 1.2 से 30 हर्ट्ज, और जेम है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, जैसे बताया था 42 से 80 हर्ट्ज। अब ज़रा इस कंपाउंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो 3 पीक हैं ये एक्चुअली 3 सिग्नल नहीं है, ये एक ही पीक के 3 भाग हैं। ट्रिपलेट है मतलब ये जो पीक है। और ये जो, क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही कार्बन पर हैं जिनको A लिखा गया है, तो जो 2 प्रोटॉन हैं उनके पास वाली कार्बन पर क्योंकि 2 फ्लोरीन है और विसिनल कार्बन है वो, इसलिए ये 2 फ्लोरीन के कारण 3 भागों में टूट गया है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक, दूसरा और ये तीसरा। और इनके बीच में जो स्प्लिटिंग जो हुई है, उनके बीच में जो अंतर है वो 12.4 हर्ट्ज का है। और इनके तो 12.4 हर्ट्ज का ये इसलिए आया है क्योंकि फ्लोरीन विसिनल है। यहाँ पे फ्लोरीन जो है इससे और इस अलग बगल वाली कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए ये 12.5 हर्ट्ज के बराबर है। और TMS तो लास्ट में है ही 0 पर। और इनका जो मध्य है वो 4.0 ppm पर ये सेंटर था, तो वहीं पर ये ट्रिपलेट हो गई है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन स्पेक्ट्रम है, PMR ही है ये, लेकिन फ्लोरीन की वजह से स्प्लिटिंग था, वो हमने यहाँ दिखाया था। अब एक दूसरा कंपाउंड भी ले लेते हैं। सिमिलरली इन द स्पेक्ट्रम ऑफ CH3COCH2F दैट इज फ्लोरो एसीटोन, CH3 ग्रुप अपीयर्स एज डबलेट, जिसकी डेल्टा वैल्यू 2.2 है और J वैल्यू 4.3 है। बिकॉज लॉन्ग रेंज कपलिंग अकर्स बिटवीन CH3 प्रोटॉन एंड फ्लोरीन ऑफ CH2 ग्रुप। हाँ, यहाँ पे 4J का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो 4 हो गए हैं इन्वॉल्व। जो बॉन्ड की जो दूरी है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में 4 है, और यहाँ पर ये अलाउड है क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो कपलिंग है इतनी स्ट्रांग होती है कि 4 बॉन्ड तक भी हो जाती है। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली CH2F प्रोटॉन्स ऑल्सो अपीयर एज ए डबलेट। CH2F के जो प्रोटॉन है वो भी डबलेट के रूप में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक फ्लोरीन है जो विसिनल है। इसकी डेल्टा वैल्यू देखिए 4.75 है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। 4.75 पर ये डबलेट दिखाएगा और J की वैल्यू 48 हर्ट्ज। क्यों इतनी ज़्यादा है? क्योंकि ये जेमिनल फ्लोरीन की वजह से है। ओके, अब जरा देखिए तरह से है। ये जो है
ये जो जो दो पीक हैं शुरू में, ये एक्चुअली दो NMR संकेत नहीं है, ये एक ही NMR की दो पीक हैं, और इनमें जो बीच की दूरी है ज़्यादा इसलिए 48 हर्ट्ज़ की। क्यों? क्योंकि ये CS2F के जो प्रोटॉन थे जो 4.75 पर अदरवाइज सिग्नल दे रहे थे, लेकिन एक ही फ्लोरीन इस पर लगा हुआ है, CS2F की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक फ्लोरीन ने इस पीक को जो ये जो 4.75 पर ये पीक अदरवाइज आती, इसको दो भागों में तोड़ दिया और उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा रख दी है 48 हर्ट्ज़। ये आपकी जैम कपलिंग है। जबकि ये जो है ये डबलेट ऑफ CH3 ग्रुप, ये बाकी बचा CH3, क्योंकि आपके जो कंपाउंड है वो है CH3CO CH2F है, तो CH3 के जो प्रोटॉन हैं वो एक फ्लोरीन, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 और एक इधर 4, ये जो फ्लोरीन है इनसे 4 बॉन्ड की दूरी पर है, तब भी यहाँ पर कपलिंग हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कम होगी। अब क्योंकि CH3 प्रोटॉन की एक पीक आ रही थी और फ्लोरीन 4 बॉन्ड दूर होने की वजह से, एक फ्लोरीन की वजह से डबलेट में ये टूट जाएगी, तो इसलिए ये CH3 की जो पीक थी वो डबलेट में टूटी हुई है, जिसका डेल्टा वैल्यू काफ़ी कम है, 2.2 है। तो दिस वाज अबाउट द CH3CO CH2F फ्लोरो एसीटोन के PMR सिग्नल के बारे में डिस्कस किया था, जिस पर फ्लोरीन का इफेक्ट था। और इसी तरह से पहला वाला जो कंपाउंड था उस पर भी हमने प्रोटॉन NMR ही था वो, लेकिन फ्लोरीन का इफेक्ट था, नाम जो भी था उसका कंपाउंड का 1,2 डाइक्लोरो और 1,1 डाइफ्लोरो इथेन जो था। और ये हमने नोट में डाल रखा है कि भाई अपार्ट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, अभी हमने जो किया था, हमने फ्लोरीन का इफेक्ट हाइड्रोजन के या PMR स्पेक्ट्रा पर डिस्कस किया था। वी मे ऑल्सो कंसिडर इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन ऑन फ्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन पर फ्लोरीन का इफेक्ट होता है, ऐसे ही फ्लोरीन के NMR पर भी हाइड्रोजन का इफेक्ट होता है। अब क्योंकि इसका फ्लोरीन का तुम्हारे कोर्स में है नहीं ज़्यादा, इतना ही है कि यदि फ्लोरीन हो तो PMR पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो हमने वही बता दिया है। इसको यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि इसका अर्थ यह है कि फ्लोरीन के संगत यदि आप फील्ड दोगे तो जो प्रोटॉन हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं, या तो उनको डीकपल कर दीजिए, जैसे ही डबल रेजोनेंस की वजह से उनका इफेक्ट ख़त्म कर दीजिए, तब तो उसका प्योर फ्लोरीन की वजह से जो आएगा वो आ जाएगा स्पेक्ट्रम, नहीं तो उनका कोई इफेक्ट। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसमें तो फ्लोरीन के में। और फास्फोरस 31 में देखिए इस तरह से है फास्फोरस 31, इसमें भी इसका भी न्यूक्लियस जो होता है उसका स्पिन नंबर 1/2 होता है। तो 31 फास्फोरस ऑल्सो हैज़ +½ एंड -½ एज द स्पिन नंबर्स। तो ये भी स्प्लिटिंग से दो भागों में टूट गया, +½ और -½ में। एंड मल्टीप्लिसिटी रूल्स आर सेम एज द प्रोटॉन्स, और इनके जो मल्टीप्लिसिटी रूल हैं वो प्रोटॉन की तरह ही हैं। द कपलिंग कॉन्स्टेंट्स आर हाउएवर वेरी लार्ज, यहाँ पर जो कपलिंग कॉन्स्टेंट है वो और भी ज़्यादा होगा, वहाँ तो था ही फ्लोरीन के केस में, फास्फोरस में और भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर यही दे रखा है P और H के बीच में कपलिंग कांस्टेंट 200 से 700 हर्ट्ज हो सकता है। ठीक है भाई। और यदि PCH का मतलब है उसी कार्बन से यदि फास्फोरस और हाइड्रोजन जुड़े हों, जिसको आप जेम कहते हैं, तो इट इज़ अराउंड 0.5 to 20 हर्ट्ज। और डायरेक्ट फास्फोरस और हाइड्रोजन यदि जुड़े हुए हैं, बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखा फास्फोरस एसिड वगैरह में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, 200 to 700 हर्ट्ज था। एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड थ्रू एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स, कम से कम 4 बॉन्ड तक ये आपको फास्फोरस 31 के साथ कपलिंग मिलेगी।